we are still on the topic measurement of inductance and this time we have to study about Hayes bridge. तो यहाँ पे हम बात करेंगे Hayes bridge की. Hayes bridge is nothing but a type of AC bridge in which the inductance of a given specimen is determined with the help of other parameters. So the circuitry of Hayes bridge is given like this. तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली होगी कि the first branch element and the second branch element are just similar to the Maxwell's bridge. अगर हमने पिछले वीडियो देखे हैं या हम बुक्स के लिए प्रेफर करते हैं देन उस कंडीशन पे हमारे पास में हमें देखेंगे पहला और दूसरे ब्रांच के एलिमेंट सिमिलर हैं हर एक कंडीशन पे. तो ये इस पॉइंट को हमें नोट करके रखना है क्योंकि जब हम फेज़र डायग्राम को ड्रॉ करने जा रहे हैं जैसे कि हमने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है तो पहले और दूसरे ब्रांच का फेज़र डायग्राम हर एक कंडीशन पे सिमिलर आता है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट branch means branch number 3rd contains a standard resistor R3 and the branch number 4th contains capacitor C4 and R4 in series. तो ये हमारे पास में सिचुएशन दी गई है. डिटेक्टर इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. तो ये हमारे पास में फिगर के लिए बात करते हैं. अब हमें पता है कि इन केस ऑफ AC ब्रिजेस each and every AC bridge works on the principle of Wheatstone bridge, and in case of Wheatstone bridge the product of the impedance of the first and the fourth branch is just equals to the product of the impedances second and the third branches. So at balance condition, अगर हम बैलेंस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं तो अगेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, याद रखने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला हमारा कंडीशन है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाकी दो ब्रांचेस के मल्टीप्लिकेशन का बराबर होगा. तो पहला ब्रांच में रजिस्टर और इंडक्टर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो Z1 की जो वैल्यू आएगी इन दोनों के लिए तो ये Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी R1 प्लस J ओमेगा L1 और रजिस्टर R4 एंड कैपेसिटर C4 आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो इनके लिए जो इम्पिडेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी R4 माइनस J ओमेगा C4. सेकेंड और थर्ड ब्रांच के लिए अगर हम बात करते हैं तो दीज आर नथिंग बट द स्टैंडर्ड रजिस्टर्स. सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन R2 इंटू R3 हमेशा दिखाई पड़ेगा जैसा कि हमें इस इक्वेशन में दिखाई पड़ रहा है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ऑन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन हम ब्रैकेट्स को जब ओपन करते हैं तो हमें मिलता है R1 R4 प्लस L1 अपॉन C4 प्लस J ओमेगा L1 R4 प्लस माइनस J R1 अपॉन ओमेगा C4 इक्वल्स टू R2 इंटू R3. क्लियर. नेक्स्ट वन इज अगेन ऑन कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो देख रहे हैं हमें हर एक कंडीशन पे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है. ठीक है. तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब कंपेयर करते हैं देन वी विल गेट ऑन कंपेयरिंग द रियल पार्ट वी गेट R1 R4 प्लस L1 अपॉन C4 इक्वल्स टू R2 R3. यहाँ दिखाई पड़ रहा है और हमें दिखाई पड़ता है L1 इक्वल्स टू R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 C4. सो ये इक्वेशन हमारे पास में कहाँ से आई है व्हेन वी कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट. क्लियर. तो इधर पे हम देख रहे हैं R1 एंड L1 बोथ में हमारे पास में बोथ हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे दिखाई पड़ रहे हैं. ठीक है. सो ऑन सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन, अब हमारे पास में जैसे अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की हेल्प से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट L1 इक्वल्स टू R2 R3 C4 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर. It is to be noted that in this case the value of L1 अननोन इम्पिडेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है. क्लियर. और नेक्स्ट हमें पास दिखाई पड़ेगा R1 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर. सो बोथ द वैल्यूज ऑफ L1 एंड R1 आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वैल्यू. तो हेज ब्रिज में हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही होगी. ठीक है. नाउ एज पर द प्रीवियस केस वी हैव टू मूव ऑन द फेजर डायग्राम. सो एक चीज़
एट द स्टार्ट मैंने कंसीडर करके रखा हुआ था कि यहाँ पे सिंस बोथ द ब्रांचेस, ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2 आर सिमिलर टू ईच एंड एवरी केस, तो ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2 दीज आर द ब्रांचेस ऑफ कंसीडर एज द अपर ब्रांचेस। तो अपर ब्रांचेस का फेज़र E1 प्लस E2 जो भी मिलेगा वो हर एक कंडीशन पे एक ही जैसा मिलेगा। तो हमें याद रखना है कि अगर हम E1 और E2 का फेज़र तैयार कर लेते हैं तो हमें हर एक कंडीशन में मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में इसी तरीके का फेज़र देखना पड़ेगा। हम प्रीवियस केस में भी देख सकते हैं और हम फोर्थ कमिंग केसेस में भी देखेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू द ड्रॉ द फेज़र डायग्राम, क्लियर। सो अगेन कंसीडर I1 एज रेफरेंस फेज़र, तो I1 को हमने रेफरेंस फेज़र कंसीडर किया है। देन we potential drop I1 R1 is in phase with I1 similar to the Maxwell's bridges. Then potential drop I1 omega L1 is in 90-degree phase shift with the value of I1. Next should be what? The phasor diagram of these two phasor should be equals to the value phasor E. So E1 is the phasor sum of I1 R1 and I1 omega L1. Now when current I1 passes through the second branch, then the potential drop will be I1 into R2. So and again the phasor sum of E1 and E2 is nothing but E. तो हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाय द मीन ऑफ अपर ब्रांचेस के जब हम फेज़र डायग्राम के लिए बात करते हैं तो अपर ब्रांचेस का फेज़र डायग्राम इन तीनों केसेस में, दैट मीन्स मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और हेज ब्रिज, इन तीनों केसेस में एक ही तरीके का निकल के आता है। और हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे, या हम लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा हुआ है, अपने क्लासेस में भी स्टडी करके रखा हुआ है कि हर एक कंडीशन पे हमारे पास में, हर एक कंडीशन मीन्स इंडक्टेंस मेजरमेंट के हर एक ब्रिज में अपर ब्रांचेस का फेज़र यही निकल के आता है। तो अगर हम इस फेज़र को कंसीडर करें तो एक साथ हमें अपर ब्रांचेस के हर एक फेज़र की तैयारी हो जाएगी व्हेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, now we have to move on the other phasor। अब हम लोअर ब्रांचेस के फेज़र के लिए बात कर रहे हैं। तो लोअर ब्रांच के फेज़र में E3 ब्रांच में हमारे पास में क्या कनेक्ट है, E3 ब्रांच में हमारे पास में एक स्टैंडर्ड रजिस्टर कनेक्ट है जिसमें से करंट पास कर रही है, कौन सी, I2 करंट पास कर रही है। द करंट passes through resistor develops a potential E3। तो E3 पोटेंशियल डेवलप कर रही है और E3 पोटेंशियल बाय द मीन ऑफ फिगर से हमें साफ दिखाई पड़ा है कि इफ़ देयर इज़ नो करंट पासेस थ्रू द डिटेक्टर, अगर डिटेक्टर में कोई भी करंट पास नहीं कर रही होगी, सो द वैल्यू ऑफ E1 इक्वल्स टू E3, जैसा कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो E3 की डायरेक्शन, E3 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन E1 के ही बराबर होगा और E3 की वैल्यू किसके इक्वल है, I2 R2। और ये हमें पता है व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू एनी रेजिस्टर then its phasor is just similar to the phasor of potential drop। तो जो I2 का हमारा फेज़र होगा वो वही डायरेक्शन पे होगा जो हमारा E3 का डायरेक्शन है। तो हमें दिखाई पड़ा I2 is similar to the direction of E3, I2 in phase with E3, I2 E3 के साथ में सेम फेज बना रही है, क्लियर है। नेक्स्ट अगेन यही I2 करंट जब पास कर रही है फोर्थ ब्रांच से तो एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, दैट पोटेंशियल इज I2R4 और I2R4 पोटेंशियल किसके साथ में सेम फेज में होगा, सिमिलर टू द फेज विथ I2, क्लियर। नेक्स्ट अब यही करंट I2 पास कर रही है किसके थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू। पोटेंशियल ड्रॉप कितना, I2 अपॉन ओमेगा C4 और ये I2 करंट के साथ में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दिख रहा होगा। तो जो हमें दिखाई पड़ रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप I2 ओमेगा C4 लैग्स द करंट I2 बाय 90 डिग्री। तो ये करंट क्या कर रहा होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो भी हमारे पास में I2 अपॉन ओमेगा C4 है, ये I2 करंट को लैग कर रहा है। लैग मीन्स इट इज़ मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। सो नेक्स्ट थिंग इज, अब सिचुएशन हमारे पास में क्या है, व्हेन वी कंसीडर द फोर्थ ब्रांच को जब हम कंसीडर कर रहे हैं, सो देयर आर टू वोल्टेजेस या पोटेंशियल ड्रॉप दो हमें दिखाई पड़ रहा है। पहला पोटेंशियल ड्रॉप है I2R4 और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास में I2 अपॉन ओमेगा C4। सो इन दोनों पोटेंशियल ड्रॉप का जो फेज़र सम होगा वो क्या दे रहा होगा, दैट विल बी फेज़र सम E4। और अगर
there is no current passes through detector, so the value of E4 equals to the value of E2. तो इन फेजर का किसका फेजर डायग्राम, I2 R4 और I2 अपॉन ओमेगा C4 के फेजर डायग्राम्स का जो फेजर समेशन होगा वो हमारा E4 होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में E2 के इक्वल होगा. सो E4 फेजर and E2 phasor both are nothing but the same phasors. Clear? Up from the by the mean of lower branches there are two phasors. First one is phasor of E3 and phasor of E4. Again इन दोनों का फेजर समेशन E के ही बराबर होना चाहिए. तो इन दोनों का फेजर समेशन हमें E के बराबर दिखाई पड़ेगा. ठीक है. Now we have to move on the advantages. So first advantage is fixed capacitor is cheaper than variable capacitor. In case of Maxwell's inductance capacitance bridge, we used a variable capacitor. But यहाँ पे हमें एक fixed capacitor से ही काम चला जा रहा है, and variable capacitor की कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड कैपेसिटर से ज़्यादा होती है. सो यहाँ पे हमारे पास में दिस ब्रिज इज कॉस्ट इफेक्टिव ब्रिज. नेक्स्ट वन इज, इस ब्रिज से हम हाई वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर को मेज़र करते हैं. जनरली दीज ब्रिजेज आर सूटेड वेयर द क्यू फैक्टर इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ 10. तो 10 क्यू फैक्टर अगर है तो उसके वैल्यूज़, इसके ऊपर की वैल्यूज़ के लिए हम इस ब्रिज को प्रेफर करते हैं. साथ ही साथ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट वन इज़ द इक्वेशन ऑफ L1 एंड R1 आर कॉम्प्लिकेटेड. एक्सप्रेशन हमने देखे थे, L1 और R1 की वैल्यू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रही थी एज़ कम्पेयर टू द मैक्सवेल्स इंडक्टेंस एंड मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज. नेक्स्ट वन इज़ बोथ द वैल्यू ऑफ R1 एंड L1 आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट. तो पहले हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ के ऊपर R1 और L1 की वैल्यू डिपेंड करती है. एंड इस ब्रिज से हम कभी भी लो क्यू फैक्टर के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं. सो दिस इज़ नॉट प्रेफरेबल व्हेनेवर द क्यू फैक्टर इज़ लो. ओके, थैंक यू सो मच.